नमस्कार, इस स्पेशल बजट शो में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु शेखर। आज इस शो में हम बात करेंगे एमएसएमई सेक्टर की। ये सेक्टर भारत की अर्थव्यवस्था में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत की जो जीडीपी है उसमें एमएसएमई सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो करीब 29% है। देश में करीब 5 से 6 करोड़ एमएसएमई यूनिट्स हैं, जिनमें करीब 12 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है। रोजगार के दृष्टिकोण से ये सेक्टर बेहद अहम है। इस बार इस बजट को लेकर जो लघु और छोटे उद्योग चलाने वाले उद्योगपति हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनकी क्या उम्मीदें हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से, इस पर हम आज बात करेंगे। मेरे साथ गाजियाबाद इंडस्ट्रियल एरिया मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी और ओरियन प्रो तोशी ऑटोमेटिक सिस्टम्स के एमडी संजीव सचदेवा है। आपका स्वागत है। नमस्कार हिमांशु जी। मेरा नाम संजीव सचदेव है और मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ इंडस्ट्रियल एरिया मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन गाजियाबाद का और मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ ओरियन प्रो तोशी ऑटोमेटिक सिस्टम्स। तो यहाँ पर अभी ये क्या बन रहा है? हम लोग यहाँ पर वेयर हाउसिंग के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे डॉक लेवलर्स हैं, सेक्शनल डोर्स हैं, हाई स्पीड डोर्स हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो पहले चाइना से इंपोर्ट हो रहे थे और अब हम उसको मेक इन इंडिया में अपनी फैक्ट्री में ही बना रहे हैं। तो आपके जैसे जो छोटे और लघु उद्योग चलाने वाले उद्योगपति, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? क्या आपको लगता है सबसे महत्वपूर्ण होगा आपके लिए इस साल के बजट में, जिसके बारे में वित्त मंत्री को सोचना होगा? एमएसएमई की दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। एक है अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, मतलब कैश फ्लो की शॉर्टेज, क्योंकि रॉ मटेरियल और टैक्सेशन इतने हाई हैं कि आपको कैपिटल की जरूरत से ज़्यादा अब जरूरत पड़ती है। और अगर आपको ग्रो करना है तो इन्वेंट्री भी मैनेज करनी है और मार्केट भी बहुत कॉम्पिटिटिव है। दूसरा है स्किल लेबर की अवेलेबिलिटी, क्योंकि जितनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है उस हिसाब से आपके पास में मैन पावर की शॉर्टेज है, स्किल्ड मैन पावर की बहुत शॉर्टेज है, R&D लैब्स की बहुत शॉर्टेज है। जहाँ पर अगर आप R&D करना चाहें, प्रोडक्ट को डेवलप करना चाहें, तो एमएसएमई के पास रिसोर्सेज नहीं है, उसके पास इंटेंट है बट रिसोर्स बहुत लिमिटेड है, जिसकी वजह से वो R&D में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाता और गवर्नमेंट से उसको कोई फंडिंग नहीं मिलती, कोई सपोर्ट नहीं मिलता जिससे वो काम कर सके और अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल लेवल पर ले जा सके। इस बार जो फेडरेशंस हैं जो एमएसएमई सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने जो प्री बजट मेमोरेंडम दिया है वित्त मंत्री को, उसमें टॉप पर है कि एक स्पेशल पैकेज चाहिए जिसके जरिए ज्यादा क्रेडिट मुहैया हो सके। ये कितना बड़ा इशू है आपके? अगर मैं रियलिस्टिक बोलूं तो इससे बड़ा कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपके पास कोलेट्रल की मजबूरी है और जैसे मैंने आपसे कहा कि आज आपको फंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गवर्नमेंट सेक्टर से पेमेंट बहुत डिले आती हैं और एमएसएमई से तो आप पेमेंट एक बार 45 से 60 दिन में ले सकते हैं, लेकिन कई गवर्नमेंट सेक्टर से तो सालों साल में पेमेंट नहीं आ रही और उसका इंटरेस्ट भी हमें भरना पड़ रहा है। तो फंडिंग आपको चाहिए ताकि आप अपनी सर्कुलेशन को चला सकें, जिसकी वजह से आपकी फैक्ट्री बंद हो सकती है, क्योंकि अगर आपके पास रॉ मटेरियल की सप्लाई के पैसे नहीं है तो आप क्या करेंगे? एक इशू जो कोरोना संकट के बाद से ही लगातार उसकी चर्चा होती रही है कि आप जो सामान बनाकर इंटरप्राइजेस को बेचते हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज हो या प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइज हो, पेमेंट्स में डिले होती है। क्या ये एक इशू है जिसको आपको लगता है वित्त मंत्री को एक रोड मैप पेश करना चाहिए बजट में? मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है, करना चाहती है, लेकिन अभी भी रियलिस्टिक प्लेटफॉर्म पे चीज़ें नहीं आ रही हैं और पेमेंट की डिले की वजह से हमारे ऊपर में इंटरेस्ट की लायबिलिटी बहुत पड़ती है। और गवर्नमेंट सेक्टर से तो खास तौर से अगर आपका कस्टमर गवर्नमेंट है तो आपको कई बार डिले 6-6 महीने से लेके 1-1 साल की पेमेंट की डिले है। अब आप सोच सकते हैं कि एमएसएमई के लिए अगर 1 साल पेमेंट नहीं आई तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। और हम अपने कोलेट्रल दे के बैंक से फाइनेंस लेते हैं, लेकिन जो क्रेडिट हम देते हैं किसी को, हमारे पास उसकी कोई गारंटी नहीं है। आज अगर एमएसएमई को पेमेंट टाइम से मिल जाए, हमसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव कोई नहीं है और हम चाइना को 100% पीछे छोड़ सकते हैं अगर हमारा पैसा टाइम से आ जाए और पैसा मरे नहीं तो। हमसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव कोई नहीं। 45 डे रूल की बात की गई है प्री बजट मेमोरेंडम में। ये 45 डे रूल क्या है? 45 डेज रूल ये है कि अंडर अगर आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं तो फ्रॉम द डेट ऑफ क्रेडिट आपको 45 डेज में पेमेंट मिल जानी चाहिए। ये तो है थ्योरेटिकल, बट प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं, क्योंकि आपको कस्टमर भी रिटेन करना है,
आपको उससे आगे भी बिजनेस करना है, तो वो 45 दिन में पेमेंट कभी आती नहीं है और आपको बर्दाश्त करना पड़ता है इस पेमेंट की डिले का। फिर टैक्सेस भरने हैं, रॉ मटेरियल के पैसे लेने हैं, तो आपको कहीं ना कहीं से ऑल्टरनेट फंडिंग का इंतजाम करना पड़ता है। आज अगर एमएसएमई के पास ये ऑप्शन हो कि वो मल्टीपल सोर्सेज से फंडिंग ले सके, कॉम्पिटिटिवली फंडिंग ले सके, उसके पास ग्लोबल सोर्सेज भी हो और हम पैसे को इन्फ्यूज कर सकें, तो हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को मल्टीपल फोल्ड बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इंटेंट है बट रिसोर्स हमेशा से कम रहा। जी, और ऑटोमेशन भी काफी बढ़ा है। आप ये तस्वीर जरा पीछे दिखाएं पंचानन, ये यहाँ पर ज्यादा काम मैं देख रहा हूँ कि मशीनों से हो रहा है। देखिए, रोजगार को लेकर एक कंसर्न रहा है, इस बार चुनाव में भी इसकी काफी चर्चा हुई, और अगर देश में रोजगार के नए अवसर बढ़ाने हैं तो निश्चित तौर पर जो छोटे और लघु उद्योग हैं उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। तो इस सेक्टर में ग्रोथ के लिए क्या रोड मैप आप उम्मीद करते हैं? वित्त मंत्री को क्या प्रेजेंट करना चाहिए बजट? एमएसएमई पूरी इंडस्ट्री की बैकबोन है, और बैकबोन का जब इसको बैकबोन कहा जाता है तो सही कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर में रिस्क कम है, ग्रोथ ज्यादा है। अगर आज एक बड़ी कंपनी फेल होती है तो हजारों करोड़ का लॉस होता है, जबकि एमएसएमई के अंदर में वो रिस्क बहुत कम है। लेकिन अगर आपने एम्प्लॉयमेंट की बात करी तो 12 करोड़ से ज्यादा लोग एमएसएमई के अंदर में आज काम कर रहे हैं, और कल ये प्रोपोर्शन मल्टीपल फोल्ड बढ़ सकता है, क्योंकि हमें लोग चाहिए बट स्किल्ड लेबर नहीं है। आज अगर हम बाहर से मशीनें लाकर अपना प्रोडक्शन 2 से 3 गुना कर रहे हैं, बट हम उसके अंदर में स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि स्किल्ड मैन पावर नहीं मिलती। तो ये जो ऑटोमेटिक मशीन यहाँ पर है, अभी पंचानन ये तस्वीर दिखाए, ये जो ऑटोमेटिक मशीन यहाँ पर है, आपको लगता है कि इस तरह की जो ऑटोमेटिक मशीन हैं, हाईटेक मशीनें हैं, इनको इस्तेमाल करने वाले जितने वर्कर्स की आपको जरूरत है उतने वर्कर्स नहीं है आपके पास? उतने वर्कर नहीं है, उतने स्किल्ड वर्कर नहीं है, और इसीलिए कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती। आपको अगर कोई अच्छा प्रोडक्ट बनाना है तो उसके अंदर आपको मैन पावर भी अच्छी चाहिए। ये बिल्कुल वैसा ही है कि अगर आप एक मर्सिडीज पे अगर आप एक ना जानकार ड्राइवर बैठा दें तो अच्छा प्रोडक्ट भी खराब हो सकता है। तो वी नीड स्किल्ड मैन पावर, और उसकी मदद से हम अपनी ग्रोथ मल्टीपल फोल्ड बढ़ा सकते हैं। तो इसमें अभी क्या ये ऑटोमेटिक मशीन क्या तैयार करती है? ये लेजर कटिंग मशीन है, क्योंकि हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं मेट्रो के लिए, अर्बन मोबिलिटी के लिए, तो उसमें पहली स्टेज पे जो मटेरियल की कटिंग है, चाहे वो एसएस है या एमएस है, वो इसी से, क्योंकि ये बहुत ही प्रिसाइज कटिंग करती है। और वहाँ पे कुछ और वर्कर भी काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत सारा काम मैनुअल भी होता है। हाँ? जी, हमारे पास में वहाँ पर जो वो काम कर रहे हैं वो क्या तैयार कर रहे हैं? ये बेसिकली कंपोनेंट्स बना रहे हैं वेयर हाउसिंग के लिए, क्योंकि हमारे पास अभी रोबोटिक वेल्डिंग सिस्टम नहीं है, इसलिए हम इसको मैनुअल वेल्डिंग से कर रहे हैं। बट ये सारे जो टीम है ये मेनली वेल्डिंग और फैब्रिकेशन में एंगेज्ड है, और सेमी ऑटोमेटिक प्रोसेस है। तो मोटे तौर पर आप ये कह रहे हैं कि इस बार के बजट में वित्त मंत्री को एमएसएमई सेक्टर में रोजगार बढ़ाने के लिए ज्यादा क्रेडिट अगर होगा एमएसएमई यूनिट के पास, तो ज्यादा एक्सपेंशन होगा, रोजगार के अवसर ज्यादा पैदा होंगे, और इसके लिए एक स्पेशल पैकेज वित्त मंत्री को ऐलान करना चाहिए। आपका ये सुझाव है? मेरा बिल्कुल ये सुझाव है कि अगर एमएसएमई को ग्रो करना है और देश को अगर ग्रो करना है तो एमएसएमई को इनको स्पेशल प्रिविलेज देना चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, कॉम्पिटिटिवनेस भी होनी चाहिए, और जब आपका पेमेंट का एक ऐसा इकोसिस्टम होना चाहिए ताकि हमें अपना पैसा टाइम से मिले और हम उस पैसे को मल्टीपल तरीके से उसको हम रोटेट कर सकते। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
देश में रोजगार के दृष्टिकोण से छोटे और लघु उद्योगों को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। आज देश में करीब 6 करोड़ छोटे और लघु उद्योग हैं, जिनकी वजह से करीब 12 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है। और इस बार फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक प्री बजट मेमोरेंडम पेश किया है और उसमें विस्तार से उन्होंने अपनी जो उम्मीदें हैं, आकांक्षाएं हैं, जो डिमांड्स हैं, उनकी एक लंबी चौड़ी लिस्ट वित्त मंत्री को सौंपी है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं अनिल भारद्वाज, जो सेक्रेटरी जनरल हैं फिस्मे से। एनडीटीवी में आपका स्वागत है। पिछले 1 साल 2 साल बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहे हैं, क्योंकि पहले रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से डिसरप्शंस हुए ग्लोबल सप्लाई चेन में, रॉ मटेरियल की सप्लाई बाधित हुई, उसके बाद जो इजराइल गाज़ा वॉर हुआ, फिर रेड सी क्राइसिस हुआ, बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में चुनौतियां रही हैं। इस बार क्या सबसे इम्पॉर्टेंट इशू आपको लगता है जो छोटे और लघु उद्योगों के संदर्भ में वित्त मंत्री को बजट में एड्रेस करना हो? ये बात जो आपने पूछी, एक्चुअली इसका आंसर इसी में मिलता है कि पिछले 2-3 साल में, खासकर पिछले 18 महीनों में जो ग्लोबल सप्लाई चेन में डिसरप्शंस हुई हैं, चाहे जो कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से और रेड सी क्राइसिस की वजह से, उसकी वजह से बहुत सारे स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज जो ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट हैं, भारत में भी और जो भारत से बाहर भी अपना व्यापार करते हैं, तो उनकी पेमेंट सिस्टम्स जो हैं वो डिस्टर्ब हुई हैं। और उसकी वजह से बैंकों को जो प्रिंसिपल्स का या उनका जो क्रेडिट है, उसकी जो इंटरेस्ट की एक किश्त होती है वो देनी होती है, उसको देने में बहुत सारे एमएसएमईज को दिक्कत आ रही है। और ये फ्रेमवर्क है आरबीआई का, जिसको बोलते हैं स्पेशल मेंशन अकाउंट एसएमए, जिसके तहत यदि 30 दिन से ज़्यादा डिले हो जाता है प्रिंसिपल का या जो इंटरेस्ट का पेमेंट है, तो उस अकाउंट को एक तरह से रेड फ्लैग कर दिया जाता है। और 60 दिन के बाद तो स्थिति ये पहुंच जाती है कि जो बैंकिंग ऑपरेशंस हैं वो भी एक तरह से बाधित होते हैं और डिस्टर्ब होते हैं। और कई केसेस में तो ये देखने में आया है कि बाहर से पेमेंट समय से नहीं आ पाई इन डिस्ट्रप्शंस की वजह से, और बैंक ने उनकी प्रॉपर्टी को टेक ओवर किया और उसको सेल ऑफ कर दिया। कहने का मतलब ये है कि एसएमए फ्रेमवर्क में आज की परिस्थितियों को देखकर कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है और फ्लेक्सिबिलिटी लाने की ज़रूरत है। ये हमारी एक पहली महत्वपूर्ण डिमांड फाइनेंस मिनिस्टर के सामने रही है। जी, एक और सवाल था, मैंने कुछ छोटे और लघु उद्योग चलाने वाले जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनसे बात की है, वो है इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का सवाल कि बैंक से आप कितनी आसानी से क्रेडिट हासिल कर पाते हैं, क्योंकि किसी भी बिज़नेस के विस्तार के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि बैंक आसान शर्तों पर उन्हें इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मुहैया कराए। बैंकिंग व्यवस्था को लेकर बहुत सारे आपके सवाल हैं, इसको लेकर क्या इश्यूज़ हैं और आपकी डिमांड्स हैं इस बजट को लेकर? इसको लेके हमने कई चीज़ें सामने रखी हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये, हमने ये सुझाव दिया है कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, एमएसएमईज़ के लिए एक एक्सक्लूसिव बैंक जो है वो बनाया जाना चाहिए, यानी कि नेशनल एमएसएमई बैंक। अब वो बैंक सिडबी भी फ्लोट कर सकता है, और या इसको जो मतलब एक सेपरेट इंस्टीट्यूशन की तरह से भी क्रिएट किया जा सकता है। ये मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि आमतौर पर ऐसा मानते हैं कि सिडबी एक बैंक है, एक्चुअली सिडबी एक एनबीएफसी है और वो फाइनेंस प्रोवाइड करता है, वो बैंकिंग सर्विसेज नहीं देता। यानी कि जो डे टू डे बैंकिंग सर्विसेज हैं, चाहे वो एक तरह से बैंक अकाउंट खोलकर और उसमें चेक बुक इशू करना, पेमेंट्स को रिसीव करना, पेमेंट्स को भेजना, ये सब जो बैंकिंग सर्विसेज है वो सिडबी नहीं देता। उससे हमने जो रिक्वेस्ट की है कि एक एमएसएमई कॉमर्शियल बैंक बनाया जाए जो हर डिस्ट्रिक्ट में जिसका ब्रांच हो और एमएसएमई तक उसकी डायरेक्ट पहुंच हो। और उसका फ़ायदा ये होगा कि पहली तो बात की जो गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विसेज हैं जो वो बैंकों के माध्यम से वो डिलीवर करते हैं, वो उस बैंक के माध्यम से डिलीवर हो सकती हैं। दूसरे, वो बेस्ट प्रैक्टिसेस को क्रिएट कर सकता है जो और बैंक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, एक सवाल अनिल जी जिस पर काफ़ी चर्चा हुई वो है रोज़गार के दृष्टिकोण से। आप एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि करीब 6 करोड़ एमएसएमई यूनिट्स हैं, 12 करोड़ के आसपास वो रोज़गार पैदा करती हैं। अगर देश में रोज़गार के अवसर और बढ़ाने हैं तो एमएसएमई यूनिट्स की संख्या अगर बढ़ाई जाती है तो इससे निश्चित तौर पर रोज़गार के भी नए अवसर बढ़ेंगे। एक पीएलआई स्कीम शुरू किया है भारत सरकार ने, बहुत ही महत्वाकांक्षी है, उसके अच्छे नतीजे भी आए। एमएसएमईज़ के संदर्भ में आपको लगता है कि जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है,
ये कितना महत्वपूर्ण है एमएसएमईज के लिए, और क्या आपको लगता है इसके स्ट्रक्चर में अगर कुछ सुधार किया जाता है तो इससे एमएसएमईज को भी फ़ायदा होगा और वो ज़्यादा विस्तार कर पाएंगे? बिल्कुल, और यही तीसरा जो हमारा सबसे बड़ा सजेशन फाइनेंस मिनिस्टर को रहा है वो इसी पीएलआई स्कीम को लेकर है, जिसमें हमने फाइनेंस मिनिस्टर को सजेस्ट किया है कि अभी तक जो पीएलआई स्कीम है वो इन्वेस्टमेंट बेस्ड है, कि स्मॉल स्केल इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा नहीं करता, और चूंकि ये इन्वेस्टमेंट बेस्ड एक प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम है तो जितना इन्वेस्टमेंट आप करते हैं उतना ही फ़ायदा आपको पहुंचता है, उतना ही इंसेंटिव भी मिलता है आपको, क्योंकि उतना टर्नओवर आप कर पाते हैं। एमएसएमईज के केस में इन्वेस्टमेंट उतना महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि वो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा क्रिएट करते हैं। हमने सुझाव ये दिया है कि एक पीएलआई स्कीम या एग्जिस्टिंग स्कीम्स में ही पीएलआई के लिए एक विंडो ऐसी क्रिएट हो जिसमें इन्वेस्टमेंट को नहीं बल्कि एम्प्लॉयमेंट को क्राइटेरिया बनाया जाए और उसके बेस पर इन्वेस्टमेंट उस इंसेंटिव्स को दिया जाए। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं वो भी, और नई आने वाली यूनिट्स जो एमएसएमईज में है वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के अंदर ज़्यादा बड़ा योगदान कर पाएंगी, और इसी की आज देश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी है। तो आप ये कह रहे हैं, अगर उदाहरण के तौर पर इसको देखें, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एक एंटरप्रेन्योर जो एक एमएसएमई यूनिट चलाता है, अगर वो 50 नए रोज़गार पैदा करता है तो उसके लिए एक इंसेंटिव स्कीम हो और उसको इंसेंटिव दिया जाए उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, यही हमने कहा है कि चाहे तो ये करंट जो पीएलआई स्कीम्स हैं 15 के आसपास उनमें ही ऐसा कर दिया जाए, या एमएसएमईज के लिए एक्सक्लूसिवली एक नई स्कीम जो है वो लेके आ जाए।